काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 30। उबार क्षेत्र का तट। भंवरें अभी भी घूम रही थीं और उनके बीच कई छोटे छोटे द्वीप स्थित थे। उबार क्षेत्र के सबसे दूरस्थ द्वीप पर किलर व्हेल बहुत दिनों बाद मिले। राउंड के अगले पंजे ने किलर व्हेल आर्ची की फिसलन भरी पीठ को थपथपाया। आर्ची ने अपनी आह रोकी और केल की ओर देखा। आर्ची के चेहरे पर बहुत ही नाखुशी थी। युवा मास्टर केल, क्या मैं उस औरत को सवारी नहीं दूंगा? उस औरत, वह हन्ना के बारे में बात कर रहा था, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थी। आर्ची नेम पासेटन नेम कुछ चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती। पासेटन छोटा हम्पबैक व्हेल आर्ची की कठोर आवाज सुनने के बाद और कुछ नहीं बोल सका और केल को एक अजीब सी मुस्कान दी। ये वही तलवारबाज था जिसने व्हेल जनजाति पर हमला किया था और कई व्हेलों को मार डाला था। भले ही आम ने उसके साथ विश्वासघात किया हो और वे दोनों वर्तमान में एक साथ काम कर रहे हो, फिर भी ऐसी चीजें थीं जिनकी वे अनुमति नहीं दे सकते थे। किलर व्हेल आर्ची की इस पूर्व कट्टर दुश्मन को अपनी पीठ पर लादने की कोई योजना नहीं थी। केल ने बोलना शुरू किया, जो चाहो करो, हम पिछली बार की तरह फिर से तुम्हारे साथ नाव बांधने जा रहे हैं ताकि वह वहां तक जा सके। वे आर्ची और एक अन्य किलर व्हेल को नाव से बांधने जा रहे थे और समूह के अधिकांश लोगों को नाव पर सवार करने वाले थे। आर्ची खुश नहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। फिर उसने सफेद लबादे की ओर झांका। तस्क, वह उसका कुरूप चेहरा देख सकता था। उसके उग्र क्रोध और हन्ना के घृणित चेहरे को देखकर वह अपनी जीभ चटकाने लगा। उसने सोचा कि उसे वह मिला जिसकी वह हकदार थी और वह इस बात से खुश था, लेकिन इस बात पर भी गुस्सा था कि वह अभी भी जीवित है। हालांकि उसे उसके लिए थोड़ा दुख भी हुआ। केल ने हन्ना के पास जाने से पहले नाव पर चढ़ रहे समूह और व्हेल्स को देखा। तुम नाव पर चढ़ जाओ। समझ गया। फिर केल ने सहजता से पूछा, व्हेल जनजाति का गुस्सा भी तुम पर ही होगा। क्या तुम ठीक रहोगे? हन्ना ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया। आप मुस्कुराते हुए ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? हन्ना के प्रश्न का उत्तर देते समय केल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो फिर तुम भी क्यों मुस्कुरा रहे हो? तलवार मास्टर हन्ना, वह भी अपनी मुस्कान को रोकने की कोशिश कर रही थी। केल को पता था कि उसके चेहरे पर वर्तमान मुस्कान पहले से ही कई बार अपनी मुस्कान को दबाने का नतीजा थी। केल को उसके शब्दों से पता चल गया कि हन्ना इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्योंकि मैं खुश हूं, मैं उन्हें उतना ही दर्द महसूस करा सकता हूं जितना मैंने महसूस किया था। हन्ना ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार को छुआ। काली रेखाओं से ढके उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मैं समुद्र को खून से रंग दूंगा। केल ने उसकी ओर देखा और सोचने लगा, वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। बेशक केल को ऐसे ही लोग पसंद थे। केल को अपनी ओर घूरते देखकर हन्ना ने बोलना शुरू किया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मुझे अपना चेहरा ढक लेना चाहिए? कुछ समय बाद हन्ना ने अपना चेहरा तब तक नहीं ढकना शुरू कर दिया जब तक कि उसे लोगों की नजरों से बचने की जरूरत न हो। केल ने अपने कंधे उचकाए और जवाब दिया, जो चाहो करो, तुम इसे छिपाते हो या नहीं, यह मेरा काम नहीं है। बोलना शुरू करने से पहले हन्ना ने केल की उदासीन प्रतिक्रिया को शून्य भाव से देखा। क्या तुम्हें पता है मैं अपना चेहरा क्यों दिखा रहा हूं? जरूरी नहीं। केल वास्तव में जानना नहीं चाहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि किसी और ने अपना चेहरा ढका है या नहीं। केल ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर हन्ना के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आ गई। लोग जब भी मुझे देखते हैं तो भौहें सिकोड़ लेते हैं। कुछ लोग मुझ पर दया की दृष्टि से देखते हैं जबकि अन्य सोचते हैं कि मुझे वह मिला जिसके मैं हकदार था। लेकिन उस बिंदु तक पहुंचने से पहले वे सभी घृणा करते हैं। हन्ना की आंखों में गुस्सा था। हर बार जब कोई ऐसा करता है तो मैं सोचता हूं कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि मैं इसे कभी न भूलूं। इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं ढकूंगा। हन्ना ने ये कहा और फिर कईल की ओर देखा। कईल के चेहरे पर पहले जैसा ही भाव था। उसने अपना सिर हिलाया और बोलना शुरू कर दिया, जो तुम्हें चाहिए। हन्ना की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, फिर सामान्य हो गईं। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान दिखाई दी, फिर गायब हो गई। उन दोनों को देख रही जादूगरनी मैरी ने अपने चेहरे को ढकने वाले हुड के किनारों को छुआ। मैरी अपने आप में कुछ बुदबुदाने लगी। यह मुश्किल है, लेकिन मैं उत्सुक हूं। मुझे नहीं पता कि वे समझ पाएंगे या नहीं। किसी ने उसकी बड़बड़ाहट नहीं सुनी। केल ने अपनी नजर व्हेल की तरफ घुमाई। उसने देखा कि व्हेल ने जो कुछ हन्ना की बातें सुनी थी, उनके चेहरे पर अजीब से भाव आने लगे थे। चलो हेस द्वीप 9 पर चलते हैं। केल, राउंड, चोईहान, रोजलिन, रॉन, नेक्रोमेंसर मैरी और नकली पवित्र युवती हन्ना।
केल अपने साथ एक ऐसे समूह को ले जा रहा था जो न केवल एक जहाज को बल्कि एक पूरे द्वीप को आसानी से नष्ट कर सकता था, और वे हेस द्वीप 9 की ओर जा रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर समुद्र में कई द्वीपों में से एक। यहीं पर व्हेल जनजाति और टाइगर जनजाति उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों बाद मिले युवा मास्टर केल। हाँ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जब केल का समूह हेस द्वीप 9 पर पहुंचा तो विटिरा उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थी। मैंने सुना है कि आप शरद ऋतु में विपर किंगडम की मदद करने गए थे। विटिरा ने पूछा कि केल विपर किंगडम की मदद करने के लिए कैसे गया था। टून का मेपल कैसल पर कब्जा करने के बाद आगे नहीं बढ़ सका था। मेपल कैसल पर कब्जा करने के बाद विपर किंगडम ने खुद को फिर से संगठित कर लिया था। फिर वे दूसरे महल की ओर बढ़े। हालांकि इस बार साम्राज्य ने अपनी मजबूत उपस्थिति से जवाब दिया। जादूगर, शूरवीर, सैनिक और यहां तक कि उन्नत हथियार भी। वे साम्राज्य की असली ताकत दिखा रहे थे जिसने मेपल कैसल में उनकी सेनाओं को शर्मसार कर दिया। और यह कीमिया रहित साम्राज्य था। विपर साम्राज्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया लेकिन अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। केल ने विपर किंगडम में अपनी संलिप्तता को छिपाने की कोशिश नहीं की। मैंने कुछ बड़ा किया। विटिरा ये देखकर मुस्कुराई कि केल ने उसके पूछने से पहले अपनी संलिप्तता नहीं छिपाई थी। विपर किंगडम मेपल कैसल के साथ ही रुक जाएगा, है ना? क्या ऐसा नहीं होगा? केल विटिरा के पीछे पीछे हेस द्वीप 9 के केंद्र तक गया, जहां वह बोलता रहा। अब सर्दी आने वाली है। भले ही उन्हें दूसरे राज्यों से धन मिल रहा हो, लेकिन वे राज्य भी बोझ महसूस करने लगेंगे। विपर किंगडम को रुकना होगा। इतना तो ठीक ही था। ये तथ्य कि उन्होंने मेपल कैसल पर कब्जा कर लिया, विपर किंगडम के लिए एक जीत थी। अन्य 3 राज्य इस बात से संतुष्ट थे कि विपर किंगडम साम्राज्य का ध्यान आकर्षित कर रहा था। बेशक साम्राज्य, जिसने आग के स्तंभ और मृतमन बमों के साथ आसानी से विपर साम्राज्य की देखभाल करने की कोशिश की थी, अविश्वास में था। विटिरा ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। अब जबकि विपर किंगडम रुक गया है, तो क्या अब आगे बढ़ने की हमारी बारी है? ये है। हालांकि आपकी तरफ मेरी तरफ से ज्यादा हलचल होगी। केल ने यह बात जोर से नहीं कही। इसके बजाय उसने विटिरा की बातों पर ध्यान दिया। हम वर्तमान में आम की गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए समुद्री जीवन रूपों का उपयोग कर रहे हैं। उनका आकार न तो टाइगर जनजाति के पास और न ही हमारे पास सटीक संख्या है क्योंकि वे अधिक गुप्त हो गए हैं। हम केवल 20 जहाजों की पुष्टि कर पाए हैं, इसलिए हमें लगता है कि बहुत सारे जहाज आएंगे। केल ने अपना सिर हिलाया और सारी जानकारी अपने मन में एकत्रित की। आम गुप्त संगठन की शाखाओं में से एक थी। जब केल ने पहली बार सुना कि उनका फर्स्ट बैटल ब्रिगेड आ रहा है, तो उसने नहीं सोचा था कि बहुत सारे लोग आएंगे। हालांकि यदि प्रथम युद्ध ब्रिगेड और उनके कुछ अधीनस्थ संगठन एक साथ आ रहे थे तो संख्या समझ में आती थी। केल ने फिर बोलना शुरू किया। आपने कहा कि इस बैठक के लिए टाइगर जनजाति से कौन आया था? शामन और 3 उच्चतम श्रेणी के योद्धा यहाँ हैं। बाघ जनजाति के बाकी लोग दूसरे द्वीप पर हैं। क्या ऐसा है? केल ने विटिरा के जवाब पर अपना सिर हिलाया। इस स्थिति के बाद उसने टाइगर जनजाति को फिर कभी देखने की योजना नहीं बनाई। उसी समय उसने विटिरा की आवाज सुनी। हाँ, शमन, मम, उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। केल निम उद्धरण चिन्ह ... मुझे। हाँ, उसने मुझे कारण तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि वह सचमुच युवा मास्टर निम से मिलना चाहता है। केल को अचानक ठंड लगने लगी। उसने काफी समय से इस तरह की अनिश्चितता महसूस नहीं की थी। केल ने अपनी गति धीमी कर ली और टाइगर जनजाति के सदस्यों से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। हालांकि वे पहले ही हेस द्वीप 9 के केंद्र में पहुंच चुके थे। इस छोटे से द्वीप के केंद्र में 3 लकड़ी की इमारतें थीं। युवा मास्टर केल, क्या आप नहीं जा रहे हैं? केल उन 3 इमारतों के सामने रुक गया। नहीं, मुझे बस एक पल दो ये सोचने के लिए। चीख! दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर केल की भौहें तन गईं। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। जब भी वह सोचने की कोशिश करता तो हमेशा वही चीजें क्यों होती थीं? केल लगातार भौहें सिकोड़ता रहा और इमारत की ओर देखता रहा। इसके बाद वह चिंतित हो गया। नहीं, वह झेप गया। वे बहुत बड़े थे। वे टूनका से भी बड़े थे। यद्यपि वे टूका की तरह लगभग 2 मीटर लंबे थे, परंतु उनकी मांसपेशियां कहीं अधिक विकसित थीं। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूं और वे मुझे मारते हैं, तो ये परलोक का एक तरफा टिकट होगा। दरवाजा काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन इन बड़े लोगों को बाहर आते देख वह छोटा लगने लगा। युवा मास्टर केल, वे टाइगर जनजाति के सदस्य हैं।
केल को विटिरा के स्पष्टीकरण के बिना भी यह बात पता चल गई। मैं मजबूत हूँ, मैं एक बाघ हूँ। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर यही कह रहे थे। युवा मास्टर निम, यह मेरा पहली बार है जब मैंने टाइगर जनजाति को देखा है। मानव बाघ काफी बड़े होते हैं। रॉन और राउन की आवाज पृष्ठभूमि संगीत की तरह केल के कानों में गूंज रही थी। लेकिन यार, वह बाघ थोड़ा अजीब है। केल समझ गया कि राउन किस बाघ की बात कर रहा था। ये वही बाघ था जो समूह के बीच में था और केल की ओर बढ़ रहा था। बूढ़े आदमी की दाढ़ी लंबी थी और वह समूह में सबसे बड़ा लग रहा था। उसके आकार के कारण टून का भी एक प्यारा सा लड़का लग रहा था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कई अजीबोगरीब टैटू थे। उसके हाथ में एक बहुत छोटी सी छड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बूढ़ा आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के, यहाँ तक कि अपनी आंखें बंद करके भी, केल की ओर बढ़ रहा था। उद्धरण ... वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से जादूगर है। यद्यपि उसका आकार किसी ओझा के समान नहीं था, फिर भी वह बूढ़ा बाघ निश्चित रूप से वही ओझा लग रहा था। जब उसने सफेद सूट जैसी पोशाक पहन रखी थी तो कोई यह कैसे नहीं जान सकता था कि वह जादूगर है। टाइगर जनजाति के जादूगर और उसके पीछे 3 योद्धा आए और केल के सामने खड़े हो गए। केल ने जादूगर की बंद आंखों को देखा। उसके शरीर से अवचेतन रूप से प्रभावशाली आभा बह रही थी। बाघ जनजाति के जादूगर ने बोलना शुरू किया। मैं आपका इंतजार कर रहा था। ऐसा कहते ही बूढ़े आदमी की आंखें खुल गईं। एगो, केल झेप गया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और पुतली और आंखों के सफेद भाग में कोई अंतर नहीं था। केल को अचानक से पकड़ लिया गया था और वह थोड़ा डर गया था। केल ने उन सफेद आंखों की ओर बोलना शुरू किया जो उसकी ओर देख रही थीं। उद्धरण ... क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसका इंतजार कर रहे थे? ये तथ्य कि टाइगर जनजाति कह रही थी कि वे उसका इंतजार कर रहे थे, साथ ही वितिरा ने जो पहले कहा था उससे कैल को संदेह हो रहा था। कैल ने यह भी सोचा कि क्या वितिरा ने टाइगर जनजाति को बताया था कि अंधेरे का जंगल उनके रहने के लिए एक बढ़िया जगह होगी। यह एक संभावना थी, हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी आगे क्या कहेगा। क्या आप दांव में विश्वास करते हैं? केल एक बार फिर झेप गया। केल, जो कुछ देर से बूढ़े आदमी की सफेद आंखों में देख रहा था, अब डर नहीं रहा था। अब उसमें सतर्कता की भावना ज्यादा थी। उद्धरण ... ये बूढ़ा आदमी भी अजीब लगता है। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। हालांकि केल ने निश्चितता के साथ जवाब दिया, नहीं। कैल उसके ठंडे और संक्षिप्त उत्तर से संतुष्ट हो गया। बूढ़े आदमी ने भी जवाब दिया, मैं ये सुनते हुए बड़ा हुआ कि मैं आध्यात्मिक हूँ। उद्धरण ... वह एक ओझा से अधिक एक माध्यम जैसा महसूस करता है। उसके सामने खड़ा ये बाघ उन जादूगरों से भिन्न था जिनके बारे में केल जानता था। शमन, इन्हें पूर्वी महाद्वीप का जादूगर माना जा सकता है। प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने के लिए वे प्रकृति से सभी प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते थे। इसी कारण से ओझा हमेशा अपने साथ तावीज या अन्य सामग्री रखते थे। केल ने उदासीनता से जवाब दिया। उद्धरण ... मैं समझ गया। मुझे लगता है कि आप आध्यात्मिक दिखते हैं। यह उसी क्षण हुआ। धमाका। बूढ़े जादूगर ने अपने पैर पटक पटक कर धक्के मारे। केल झेप गया। उसी समय बूढ़ा आदमी कैले की ओर चिल्लाने लगा, प्रकृति ने मुझसे बात की और मैंने सुना कि प्रकृति क्या कहना चाहती थी। वह डरावना था। केल ने खुद को शांत करने के लिए अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। आखिर उसने क्या सुना? केल ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और जो उसने सुना उसे सुनकर वह हैरान रह गया। पश्चिमी महाद्वीप से एक लाल बालों वाला आदमी, वह आदमी जो एक नया जीवन जी रहा है, हमें खोजने आएगा। क्या? केल ये सुनकर चौंक गया। वह आदमी जो एक नया जीवन जी रहा है, वह सचमुच एक माध्यम जैसा लगता है। केल ने पीछे मुड़कर उन सफेद आंखों की ओर देखा जो उसे घूर रही थी। बूढ़े आदमी की दाढ़ी हिल रही थी और उसने अपनी आवाज दबाते हुए बोलना जारी रखा, इसने मुझसे कहा कि इसे पलट दो। हम। केल ने अपने हाथ को सहलाया जो रोंगटे खड़े होने से भरा हुआ था। बाघ जादूगर ने केल की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, प्रकृति ने मुझे बताया कि लाल बालों वाला आदमी वह होगा जो गुप्त संगठन के उन शापित कमीनों के जहाजों को पलट देगा। उसकी ऊंची आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप के ऊपर का छोटा सा जंगल दहाड़ रहा हो। बाकी सबकी निगाहें केल और जादूगर की ओर थीं। केल ने अवचेतन रूप से उस जादूगर से पूछा जो उसे देख रहा था, इसे कैसे पता चला? प्रकृति को उसके विचारों के बारे में कैसे पता चला? इससे उसे ठंड लग रही थी। वितिरा और केल का समूह केल की प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया। हैरान वितिरा केल के पास चली गई। युवा मास्टर केल, आप उन्हें पलटने जा रहे हैं।
ऐसा लग रहा था कि रोजलिन केल की योजना की व्यावहारिकता पर बहस कर रही थी, जबकि चोई हान सदमे में मुंह खोले खड़ा था। कैल निम, क्या तुम सचमुच उन्हें पलटने जा रहे हो? राउन के अलावा जो खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था, बाकी सभी लोग हैरान लग रहे थे। केल ने उदासीनता से उन्हें जवाब दिया, नहीं। अच्छा, आप देखिए। उसकी शांत आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मैं सोच रहा था कि अगर हम उनके जहाजों को थोड़ा हिला दें तो उनके लिए इस दुनिया से जाना आसान हो जाएगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उन्हें बिना अपने हाथ गंदे किए परलोक भेज सकें? यहाँ तक कि बाघ जनजाति के योद्धा जो जादूगर के पीछे खड़े थे, वे भी थोड़ा सा झेप गए और केल की ओर देखने लगे। विटीरा ने उन्हें कैले के बारे में बताया था, तथापि कैले के पीछे मुस्कुराते हुए ड्रैगन ने उन्हें और भी अधिक परेशान कर दिया। केल ने जादूगर की सफेद आंखों और टाइगर जनजाति के योद्धाओं की नजरों को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया जो उस पर केंद्रित थी। उस पल केल ने अपने पीछे से आती एक जानी पहचानी आवाज सुनी। हो, वह रॉन था। युवा मास्टर निम, ये शमन निम आध्यात्मिक लगता है। वह आपके विचारों का अनुमान लगाने में सक्षम था और वह ये भी जानता था कि आप कूड़े की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन आपने अपने तरीके बदल लिए। तुम अचानक मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो कि मैं कूड़ा हूं? केल ने उलझन भरे भाव से रॉन की ओर देखा। रॉन सवाल से संतुष्ट लग रहा था और वह मुस्कुराने लगा। वह व्यक्ति जो एक नया जीवन जी रहा है, क्या यह इस बारे में बात नहीं होगी कि आपने अपने बुरे तरीकों को कैसे बदला और अपने वर्तमान महान व्यक्तित्व में कैसे आए? केल झेप गया। वह आदमी जो एक नया जीवन जी रहा है, ये वास्तव में इस बारे में बात नहीं थी कि उसने कचरा बनना कैसे बंद कर दिया। हालांकि केल रॉन के स्पष्टीकरण पर आपत्ति नहीं कर सका। यह उस समय की बात है। एक समय था जब युवा मास्टर केल कचरा था। यह संभव नहीं है। युवा मास्टर केल निम कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। वितिरा और मैरी की रोबोट जैसी आवाज ने चौंक कर पूछा। मैरी अभी भी रोबोट जैसी आवाज में बोल रही थी, लेकिन वह सब कुछ कहने में कामयाब रही जो वह कहना चाहती थी। तलवार मास्टर हन्ना ने अपनी आंखों में एक अजीब नजर के साथ केल की ओर देखा। केल ने अपनी ओर देखी गई निगाहों का जवाब दिया, मैं अभी भी कूड़ा हूं। उसने सोचा कि वह अभी भी कूड़ा है। हालांकि ऐसा इसलिए था ताकि उसका भविष्य शांतिपूर्ण हो सके, लेकिन ऐसा लगता था कि वह हर तरह की समस्याएं खड़ी कर रहा था। उसने लोगों को खूब ठगा भी। केल यही सोच रहा था। मुस्कुराहट। केल ने देखा कि विटिरा उसके जवाब पर मुस्कुरा रही थी। उसने भी ऐसे नजरिए से जवाब दिया जैसे कह रही हो कि वह समझ गई है। मुझे लगा कि तुम कह रहे हो कि तुम वाकई बहुत बेकार हो। मुझे लगता है तुम्हारा मतलब भी यही था। उद्धरण ... वह क्या समझती है कि मेरा क्या मतलब था? केल को समझ नहीं आ रहा था कि विटिरा किस बात को लेकर ऐसा सोच रही थी। हालांकि मैरी के काले हुड के हिलने से ऐसा लग रहा था कि मैरी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। उसी समय चोई हान ने बोलना शुरू किया। कैल निम के पिछले सभी काम सिर्फ दिखावा थे। वो तब तक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था जब तक उसने एक लक्ष्य तय नहीं कर लिया और आगे बढ़ना शुरू नहीं कर दिया। ये किस तरह का गड़बड़ संस्करण है? केल ने अविश्वास से चोई हान की ओर देखा। चोई हान संतोष से मुस्कुराया और बोलना जारी रखा। हम सच जानते हैं, भले ही आप दिखावा करें कि यह सच नहीं है, क्योंकि आप शर्मिंदा हैं। हे भगवान! केल को वाकई यकीन नहीं हुआ। उस समय रोजलिन, जो चुप थी, बोलने लगी। वास्तव में यह तथ्य कि युवा मास्टर केल कचरा था, कुलीन समाज में काफी लोकप्रिय था। मैंने उस अफवाह पर तब तक भरोसा किया जब तक कि मैं युवा मास्टर केल से नहीं मिला और मुझे पता चला कि वह अपना असली रूप छिपा रहा था। वितिरा रोजलिन के स्पष्टीकरण से अवाक रह गई, जबकि मैरी केवल अपना सिर हिलाती रही। केल के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह कहना चाहता था कि उसका असली स्वरूप वह व्यक्ति है जो एक आलसी जीवन जीना चाहता है। हालांकि उसने सोचा कि अगर वह समझाने की कोशिश करेगा तो वे इसे पूरी तरह से गलत समझेंगे। उस समय केल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, इसलिए उसने अपना सिर घुमा लिया। तलवार मास्टर हन्ना, वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई भयानक आदमी हो। उसके अविश्वास भरे चेहरे ने केल को और भी ज्यादा सहज महसूस कराया। फिर उसने और भी शांत भाव से जादूगर की ओर देखा। जादूगर अभी भी उन्हीं सफेद आंखों से उसे देख रहा था। कितना अलौकिक! ऐसा लग रहा था कि उसके पास वाकई आध्यात्मिक शक्तियां हैं। हालांकि वह किसी जादूगर की बजाय एक माध्यम की तरह लग रहा था। केल उत्सुक हो गया। क्या वे जान पाएंगे कि मैं कौन हूं? उसने बोलना शुरू किया, मैं कौन हूं? केल के अप्रत्याशित प्रश्न ने सभी को असमंजस में डाल दिया। क्या यहाँ कोई ऐसा होगा जो यह नहीं जानता कि वह कौन है? हालांकि केल टाइगर जादूगर की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था।
जादूगर ने बोलना शुरू किया। मैंने जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुना है। अच्छा ऐसा है। केल को जादूगर की बातों से निराशा हुई और उसने सिर हिलाया। हालांकि जादूगर के पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ था। एक और बात, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 और भी है। केल उत्सुक हो गया और उत्सुकता से जादूगर की ओर देखने लगा। मुझे बताया गया कि लाल बालों वाला आदमी हमें एक नया घर देगा। ये गलत है। केल ने तुरंत ही जादूगर के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक नया घर। हालांकि उत्तरी गठबंधन के शूरवीरों के खिलाफ लड़ने के लिए टाइगर जनजाति का उपयोग करना बहुत अच्छा होगा। केल ने अपना सिर हिलाया। वह अपने दिमाग में चल रहे बेकार के विचार से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। जादूगर ने बोलना शुरू किया। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा परिचय देरी से हुआ है। मेरा नाम गशान है और मैं एक जादूगर हूं जो टाइगर जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में यहां आया हूं। ड्रैगन निम और पश्चिमी महाद्वीप के अद्भुत व्यक्तियों से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ओझा गशान ने लकड़ी की इमारत की ओर इशारा किया। आइए हम अंदर ही बातचीत जारी रखें। जरूर। केल लकड़ी की इमारत की ओर बढ़ गया और उसने हेस द्वीप के नक्शे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हेस द्वीप 9। हेस नाम 15 द्वीपों के सामूहिक समूह को दिया गया था। हेस द्वीप 2 और 12 का उपयोग वर्तमान में क्रमशः व्हेल जनजाति और टाइगर जनजाति द्वारा किया जा रहा था। केल उस समय हवा में उड़ रहा था। अदृश्यता जादू के कारण वे दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने खुलेआम अपना सवाल पूछा। क्या ये वे हैं? हाँ, युवा मास्टर केल। विटिरा की आवाज सुनते हुए केल ने देखा। वे इस समय समुद्र के बीच में थे। पानी में दर्जनों बड़े और छोटे जहाज चल रहे थे। यहाँ तक कि छोटे जहाज भी बड़े जहाजों की तुलना में छोटे थे, क्योंकि वे वास्तव में कम से कम मध्यम आकार के जहाज थे। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुनः बोलना शुरू किया। यहाँ मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले कई लोग थे। केल वर्तमान में राउन के जादू से उड़ रहा था और अदृश्य हो गया था, जबकि विटिरा रोसेलिन के जादू से ऐसा ही कर रही थी। उनके साथ अंतिम व्यक्ति शमन गशान था। केल ने अपनी तरफ देखा। उसके बगल में खड़ा ये कौवा ही एकमात्र अदृश्य उपस्थिति थी। गशान अभी भी हेस द्वीप 9 पर था, लेकिन उसने उनके साथ जाने के लिए एक कौवा बनाया था। वे कौवे के माध्यम से उसकी आवाज सुन सकते थे। हालांकि ऐसा लग सकता है कि यहाँ बहुत सारे जहाज हैं, लेकिन उनमें से सबसे मजबूत जहाज बीच में मौजूद 5 जहाजों पर इकट्ठा है। हमें लगता है कि आर्म्स फर्स्ट बैटल ब्रिगेड यहीं पर स्थित है। माना जाता है कि उस टीम में 20 सदस्य हैं। 20 लोग। प्रथम युद्ध ब्रिगेड में अन्य ब्रिगेडों की तुलना में अधिक सदस्य नहीं थे। विटिरा ने बोलना शुरू किया। समुद्री जीव जंतु उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। उन्हें लगभग 5 दिनों में हेस द्वीप के पास पहुंच जाना चाहिए। केल को याद आया कि रॉन ने उससे क्या कहा था। युवा मास्टर निम, मैंने पूर्वी महाद्वीप पर आम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हालांकि वे अंडरवर्ल्ड के सदस्य थे, लेकिन वे छिपकर हत्या करने के बजाय लड़ाई और हत्या में अधिक माहिर थे। वहां बहुत से विशेष योग्यता वाले लोग भी थे। यहां तक कि प्रथम युद्ध ब्रिगेड के सदस्यों के अधीनस्थ भी आपके औसत भाड़े के सैनिकों से अधिक शक्तिशाली होंगे। केल ने जहाजों के समूह की ओर देखा और अपनी भावनाएं व्यक्त की। वे मजबूत प्रतीत होते हैं। दुश्मन उसकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली था। केल अपनी दोनों बाहें पार करके सोच रहा था। उनके पास 10 व्हेल और लगभग 20 बाघ थे। उनके साथ उनका समूह भी था। गशान ने बोलना शुरू किया। अगर हमारे सभी टाइगर्स अभी भी जीवित होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत शर्मनाक है। केल ने सुना कि किस प्रकार टाइगर जनजाति विलुप्त होने के खतरे में आ गई। बाघ एक पंक्ति में नहीं रहते। इसी तरह टाइगर जनजाति भी अलग अलग जगहों पर नहीं रहती थी। पूर्वी महाद्वीप में बहुत सारे पहाड़ हैं। टाइगर जनजाति पूर्वी महाद्वीप में फैली हुई थी और हर पहाड़ पर सिर्फ एक परिवार रहता था। आम ने उन सभी को मारने के लिए एक एक करके उन्हें ढूंढा था। कहा जाता है कि वे टाइगर्स के प्रत्येक समूह पर हमला करने के लिए 5 टीमों में विभाजित सैकड़ों लोगों को लेकर आए थे। गशान ने कुछ और भी कहा। मैंने एक दिन प्रकृति से एक संदेश सुना। मुझे टाइगर जनजाति को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। उस समय एक संदेशवाहक जिसे एक परिवार ने मरने से पहले भेजा था, आया और स्थिति के बारे में बताया। बाघ जनजाति पहाड़ों में तपस्वियों की तरह रहती थी और महाद्वीप की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वे एक दूसरे से इतनी दूर रहते थे कि उन्हें अपने ही कबीले के सदस्यों की स्थिति के बारे में बमुश्किल ही पता था। इस तरह टाइगर जनजाति की संख्या 200 से 20 टाइगर तक पहुंच गई। वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए और हेस द्वीप पर आ गए।
यही कारण था कि 20 में से केवल 15 टाइगर्स ही युद्ध में शामिल हुए। केल, जो अभी भी सोच रहा था, विटिरा की आवाज सुन सकता था। युवा मास्टर केल, क्या हमारी वर्तमान संख्या के साथ बहुत अधिक हताहत होंगे? विटिरा के मन में कभी भी हारने का विचार नहीं आया। भले ही वे संख्या में कम थे, फिर भी वे वेल जनजाति और टाइगर जनजाति थे। उनके हारने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वह चिंतित थी कि उनके बहुत सारे लोग हताहत होंगे क्योंकि दुश्मन के पास सैकड़ों लोग थे। विटिरा ने चिंतित भाव से फिर बोलना शुरू किया। शायद हमें अन्य राज्यों से मदद मांगनी चाहिए थी। वेल जनजाति के सभी लोग यहाँ नहीं थे। वेल राजा, शिकलर और कुछ अन्य लोग युद्ध की तैयारी करते हुए उत्तरी गठबंधन पर नजर रख रहे थे। विटिरा ने चिंतित स्वर में धीरे से कहा, हम इस समय बहुत अधिक नहीं खो सकते। उसी क्षण केल ने बोलना शुरू कर दिया, क्या वे प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक भयभीत नहीं होंगे? माफ करें। केल ने जहाजों की ओर देखा और बोलना शुरू किया, क्या होगा यदि वे समुद्र पार करते समय अचानक समुद्र में दसियों भंवर प्रकट हो जाएं? स्वूश! कहीं से एक हथेली के आकार का बवंडर प्रकट हुआ। ये कैल था जो पवन की ध्वनि का प्रयोग कर रहा था। वह आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलता रहा, वे भंवरों को देखते ही उनसे बचने की कोशिश करेंगे। उस समय वे द्वीपों को देखेंगे। वे 15 हाइस द्वीपों की कतार देखेंगे। फिर क्या वे द्वीपों की ओर नहीं जाएंगे? केल बोलते हुए ये सोच रहे थे कि 5 दिन बाद क्या होगा। कुछ जहाज जिनके कप्तानों के पास भंवरों से बचने का कौशल नहीं है, वे अंततः नष्ट हो जाएंगे। जहाज पर सवार लोग समुद्र में गिर जाएंगे। वे पानी में ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। विटिरा ने समुद्र में जहाजों की ओर देखा। वह सुन सकती थी कि केल लगातार बोल रहा था, और अगर हम 15 हैस द्वीपों के बीच भंवर बनाते हैं तो जहाज उनसे बचने के लिए द्वीपों का चयन करने के लिए इकट्ठा होंगे। रोजलिन, विटिरा और गशान, तीनों ने केल की बात सुनते हुए कुछ नहीं कहा। आप क्या सोचते हैं? विटिरा के होंठ हिलने लगे। टाइगर जनजाति और केल का समूह उन द्वीपों पर होगा जहां जहाज इकट्ठा होने का फैसला करेंगे। वेल जनजाति और वेल जहाज के डूबे हुए दुश्मनों पर हमला करेंगे। विटिरा ने हवा में छोटे बवंडर को देखा। नीचे के जहाज इस छोटे बवंडर को नहीं देख पाएंगे। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि वहां कोई था जो उससे भी तेज था। मानव, चलो इसे आजमाते हैं। ये राउन था। केल को अपने चेहरे पर राउन के पंख फड़फड़ाने से आने वाली हवा का झोंका महसूस हो रहा था। गोल्डी दादाजी से सीखने के बाद अब मैं और भी मजबूत हो गया हूं। चलो उन सभी जहाजों को पलट दें। केल ने सोचना शुरू किया। ड्रैगन सचमुच डरावने हैं। वह चेहरे पर इतनी खुशी के साथ प्राकृतिक आपदा के बारे में कैसे बात कर सकता था? केल ने नीचे खड़े दर्जनों जहाजों की ओर देखा और बोलना शुरू किया, तो फिर हम 5 दिनों में जब वे द्वीपों के पास पहुंचेंगे तब की योजना बनाते हैं। विशाल महासागर की तुलना में हैस द्वीप एक दूसरे के काफी करीब थे। इन द्वीपों पर पहुंचने पर आम को नरक का अनुभव होगा। सभी प्रकार के नरक उनका इंतजार कर रहे होंगे। अगर वे समुद्र में भागने में सफल भी हो गए तो भी उन्हें वेल जनजाति का सामना करना पड़ेगा। ये भी एक तरह का नरक होगा। इस दृश्य की कल्पना करते हुए केल की भौहें तन गईं। बेहद भयानक। यह कोई सुंदर दृश्य नहीं होगा। उसी समय उसने गशान की आवाज सुनी, हम अंततः 5 दिनों में अपना बदला ले सकेंगे। वेल जनजाति, टाइगर जनजाति और नकली पवित्र युवती हन्ना के लिए 5 दिन बाद वह महान दिन होगा जब वे अंततः आम से अपना बदला ले सकेंगे और उन्हें नरक का अर्थ दिखा सकेंगे। चलो वापस चलते हैं। केल जहाजों से दूर चला गया और जल्दी से हैस द्वीप 9 की ओर वापस चला गया। फिर वह सोचने लगा, ये बहुत थका देने वाला होगा। अपनी प्राचीन शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे हृदय की प्राणशक्ति के अधिकतम समर्थन की आवश्यकता होगी। ये काम करने के बाद मैं बसंत तक आराम करूंगा। ये केल की सुंदर योजना थी। 5 दिन बाद केल ने बोलना शुरू करते हुए क्षितिज पर डूबते सूरज को देखा। शीत ऋतु में समुद्र ठंडा होता है। मानव, क्या तुम्हें फिर से ठंड लग रही है? क्या मुझे फिर से तापमान नियंत्रित करने वाला जादू इस्तेमाल करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... नहीं, मैं तो बस अवलोकन कर रहा था। सच कहूं तो केल को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि हवा तेज थी। सूर्यास्त देखते हुए केल को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और वह बोलना शुरू कर दिया। वे अंततः यहाँ हैं। चोईहान, रोजलिन, राउन, गशान और पासेटन अपने छोटे हम्पबैक वेल रूप में। सभी ने केल की टिप्पणी सुनने के बाद क्षितिज की ओर देखा। वे क्षितिज के पार छोटे छोटे कण देख सकते थे। वे कण उनकी ओर आ रहे दसियों जहाज थे। हम्पबैक वेल पासेटन उस चट्टान के पास पहुंची जहां केल खड़ा था और बोलने लगी।
युवा मास्टर कैले निम, मेरी बहन चाहती थी कि मैं आपको बताऊं कि हम तैयार हैं। वहां वेल जनजाति के सदस्य और दर्जनों वेल मछलियां समुद्र में आगे बढ़ने के लिए इंतजार कर रही थीं। केल ने बोलना शुरू किया। गशान, कृपया तैयार करें। जादूगर की बंद आंखें खुल गईं। कांव 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 कांव। उसके पीछे जंगल से दसियों कौवे निकल आए। गशान ने बोलना शुरू किया। जाना। कौवे समूहों में बंट गए और अन्य हैस द्वीपों की ओर बढ़ने लगे। वे टाइगर जनजाति, वेल जनजाति और केल के समूह के लिए संदेशवाहक के रूप में काम करते थे, जो सभी अलग अलग हैस द्वीपों पर तैनात थे। रोजलिन केल के पास गई और बात करना शुरू कर दिया। युवा मास्टर केल, मैं समझता हूं कि आपने मिस मैरी और मिस्टर रॉन को एक साथ क्यों भेजा, लेकिन क्या मिस हन्ना को अकेला छोड़ना ठीक होगा? मैरी और रॉन, वे दोनों मिलकर हैस द्वीप समूह के एक द्वीप के प्रभारी थे। भले ही मिस हन्ना ने कहा हो कि वह उन्हें खुद ले जा सकती है। रोजलिन अपनी चिंता छिपा नहीं सकी। तलवार मास्टर हन्ना, उसने कहा था कि वह अकेले ही एक द्वीप की रक्षा करेगी। चोई हान ने कैले के रोजलिन को जवाब देने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। वह ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपकी राय में? चोई हान ने रोजलिन की ओर मुस्कुराया। हाँ, मेरी राय में वह ठीक हो जाएगी। मैंने उसे सिखाया है। चोई हान के आत्मविश्वास पर रोजलिन ने अपना मुंह बंद कर लिया। तलवारबाज एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। चोई हान ने लॉक और हन्ना को सर्दियों तक पढ़ाया था। रोजलिन ने कुछ और नहीं कहा क्योंकि उसे चोई हान के फैसले पर भरोसा था। उस पल केल को याद आया कि हन्ना और रॉन ने पहले क्या कहा था। युवा स्वामी निम, कृपया घने जंगल वाला द्वीप मुझे दे दीजिए। मैं चुपके से उन सभी को मार डालूंगा। रॉन ने यह बात अपनी सौम्य मुस्कान को एक डरावनी मुस्कान से बदलने से पहले कही। हन्ना ने अपनी बात कहने से पहले हंसी थी। केल हेनिट्यूस, मैं अकेला ही ठीक हूं। मेरे साथ किसी और को मत भेजना। क्या तुम अपने आप ठीक हो जाओगे? यह कोई मुद्दा नहीं है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं अंतर कर पाऊंगा। एक बार जब मुझे खून दिखना शुरू होता है तो मैं अपने सामने किसी भी चीज को मारने से खुद को नहीं रोक पाता। केल ने जल्दी से इन दो दुष्ट लोगों की यादों को मिटाने की कोशिश की। वह नहीं जानता था कि आम उन दो डरावने लोगों को अपना दुश्मन क्यों बना लेगा। केल को उनके लिए बुरा महसूस हुआ जब उसने क्षितिज की ओर देखा। वह राउन की आवाज सुन सकता था। मानव, सूरज ढल रहा है। सब कुछ नष्ट करने का समय आ गया है। कितना क्रूर ड्रैगन है। केल ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कदम पीछे खींचना। स्वूश। केल के शरीर के चारों ओर हवा बहने लगी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। केल ने कभी भी अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग नहीं किया था। यहां तक कि विनाश की अग्नि से उत्पन्न वज्र भी अधिकतम शक्ति पर नहीं था। हालांकि इस समय उन्होंने अधिकतम शक्ति पर पवन ध्वनि का उपयोग किया। स्वूश। राउन को कुछ और काम था और वह ये काम नहीं कर सकता था। वह इस काम के लिए सबसे उपयुक्त था। प्लॉप प्लॉप। रोजलिन ने अपने लहराते हुए लबादे का सिरा पकड़ लिया और केल से दूर हो गई। छोटी रोजलिन, चलो इसे करते हैं। रोजलिन ने राउन की तरफ सिर हिलाया। राउन ने जो जादुई घेरा बनाया था वह बहुत बड़ा था। प्लॉप प्लॉप। कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज और भी तेज हो गई। शश शश शश। जंगल के पेड़ हिलने लगे। रोजलिन ने अपनी जादुई छड़ी हवा में उठा ली। उसने पहले कभी इतना शानदार जादू नहीं किया था। हालांकि वह ऐसा करने वाली थी। एक तूफान। उसने अपनी छड़ी को जादुई घेरे के केंद्र में घुसा दिया, जिसमें 5 उच्चतम श्रेणी के जादुई पत्थर थे। पोक। उस समय रोजलिन के शरीर से लाल मैना ऊपर उठने लगी। उस समय वह गशान की आवाज सुन सकती थी। हवा जो थके हुए लोगों की सांस है। कृपया मेरे अयोग्य शरीर में समा जाओ और एक बड़ा तूफान बन जाओ। रोजलिन ने अपना सिर उठाया। काले ड्रैगन ने अपने दोनों अगले पंजे आकाश की ओर उठा रखे थे। सूरज के ढलने के साथ साथ धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा आसमान काले बादलों से भरने लगा। विशाल वर्षा बादल ने 15 हाइस द्वीपों में से आधे को ढक लिया। साथ ही गरज और तेज हवाएं भी चल रही थीं। रोजलिन ने उस छड़ी को पकड़ लिया जिसे उसने जादुई घेरे में घुसा दिया था। बस इसके बारे में सोचकर ही वह आश्चर्यचकित हो गई। प्लॉप प्लॉप। उसने हवा के स्रोत की ओर देखा। चोई हान और रोजलिन दोनों एक ही स्थान को देख रहे थे। स्वूश। हवा में दर्जनों छोटे छोटे बवंडर उठ रहे थे, जिनके बीच में केल था। केल की शर्ट बेतहाशा फड़फड़ा रही थी। ऐसा करने के लिए वह हवा की आवाज का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। ये बहुत कठिन है। जब भी पवन ध्वनि का प्रयोग करते समय उसकी शक्ति समाप्त हो जाती तो हृदय की प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती और उसे पुनः ऊर्जा प्रदान करती।
उद्धरण डॉट डॉट डॉट। यह अजीब है, वह हवा को उतनी ही आसानी से बुलाने में सक्षम था जितनी आसानी से एक गिलहरी पहिए पर दौड़ती है। यद्यपि उसकी शक्ति समाप्त होती जा रही थी, फिर भी जब भी मुट्ठी के आकार का बवंडर उत्पन्न होता तो हृदय की प्राणशक्ति सक्रिय हो जाती। लेकिन कुछ अजीब था। उफ, यह अजीब है। वह पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से नए बवंडर बुलाने लगा था। क्या मैं अंत में उनसे छुटकारा पा सकूंगा? उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या प्राचीन शक्तियां हमेशा इतनी मजबूत थीं? केल का माथा पसीने से भर गया। स्वूश, छप छप छप, पानी में लहरें उठने लगीं। पासेटन तेजी से किनारे से दूर चला गया। गशान और पासेटन हैरान भाव से कैल की ओर देख रहे थे। केल को देख पाना कठिन था क्योंकि वह चारों ओर से तूफानों से घिरा हुआ था। उफ, केल ने कराहते हुए कहा। मानव, रुको, अगर तुम्हें चोट लगी तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राउन ने केल की ओर चिल्लाया, जिसकी बाहें कांप रही थीं। केल बोलना चाहता था लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह ऐसा कर सके। यही तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। केल यही कहना चाहता था। हालांकि केल को बवंडर को अपने पास बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। केल ने बवंडर के बीच से चोई हान से आंख से संपर्क बनाया। यद्यपि उसके कपड़े बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, चोई हान दृढ़ता से खड़ा था। हालांकि यह संतोषजनक स्तर तक नहीं है, फिर भी मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है। चोई हान ने अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद यही कहा था। केल ने चोई हान की ओर सिर हिलाया। चोई हान ने बोलना शुरू किया। कृपया शुरू करें। जब कैले ने चोई हान को चिल्लाते हुए सुना तो उसने अपने पास रखे बवंडर को छोड़ दिया। स्प्लैश! कैल की इच्छा के अनुसार बवंडर समुद्र को चीरते हुए अपने अपने स्थानों पर पहुंचे। कैल ने अपना सिर ऊपर उठाया। शश, वह जंगल में पेड़ों की आवाज सुन सकता था जब उसने आसमान की ओर देखा जो काले बादलों से ढका हुआ था। बारिश के बादल पूर्व की ओर फैल रहे थे। केल ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। सूरज पश्चिम की ओर लुप्त हो रहा था और रात शुरू हो रही थी। तूफान और भंवर, समुद्र के खतरों को कृत्रिम रूप से पैदा किया जा रहा था। इसका प्रभाव केवल हेस द्वीप के आसपास के क्षेत्र पर पड़ेगा। कैल ने अपने कपड़े ठीक किए जो हवा के कारण अस्त व्यस्त हो गए थे और क्षितिज की ओर देखा। दर्जनों जहाज जो पहले सिर्फ धब्बे थे अब दिखाई देने लगे थे। अब हमारे लिए भी छिपने का समय आ गया है। रंबल, क्षेत्र में गरज चमक शुरू हो गई। टपक टपक। ओपीड, आम की पहली बैटल ब्रिगेड का नेता। उसने जहाज पर गिरती बारिश की बूंदों की ओर देखा और भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। रात में बारिश हो रही है, क्या तूफान आने वाला है? अभी तो कुछ ही बूंदें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जल्दी से हेस द्वीप पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। क्या अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचना संभव है? जी श्रीमान। ओपिड ने अपने अधीनस्थ की प्रतिक्रिया पर अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। प्रत्येक जहाज पर कई लोग बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रहे थे। अरे, क्या हमें अपने साथ चालक दल भी लाना चाहिए था? नेताजी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उनके सहायक नेता ग्रीटेल ने ओपिड के पास आकर उसके कंधे पर थपथपाया। हमें अपनी पहचान छिपाते हुए चुपचाप जाना पड़ा। हम अपने साथ बड़ी संख्या में चालक दल नहीं ला सकते थे। जब हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो सभी नाविकों के लिए यह पहले से ही एक बड़ी परेशानी होगी। ग्रीटेल, तुम सही हो, लेकिन रंबल, गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर ओपिड ने ऊपर देखा और उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। यह उसी क्षण हुआ। स्प्लैश! एक नई आवाज उसके कानों में पड़ी जो समुद्र में चलते जहाज की आवाज से अलग थी। स्प्लैश स्प्लैश! ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, ये पीछे से आ रहा है। ओपिड ने पलटकर देखा। वह जहाजों के निर्माण के केंद्र में स्थित था। उसने अपने जहाज के पीछे आ रहे जहाजों की ओर देखा। वाह! जोरदार गर्जना के बाद एक विशाल जीव हवा में उछला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वेल, ये वेल्स थी। लगभग 10 वेल मछलियां पानी के ऊपर दिखाई दी और फिर पानी के भीतर गायब हो गईं। उन्होंने समूह में एक वेल को देखा। यह एक हम्पबैक वेल थी। इस वेल की पीठ पर एक एक्स आकार का निशान था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वेल जनजाति। ओपिड की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें बताया गया था कि वेल जनजाति उत्तर की ओर है। वेल राजा शिकलर के बारे में कहा गया था कि वह अपने क्षेत्र से नहीं हटेगा। आम की पहली बैटल ब्रिगेड उत्तरी गठबंधन से यह जानकारी मिलने के बाद ही आगे बढ़ी थी। तो वेल जनजाति की भावी रानी यहाँ क्यों थी? नेता, ये वेल जनजाति है। वे यहाँ क्यों है? सहायक नेता ग्रीटेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ओपिड ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। हम निकटतम हेस द्वीप की ओर चले गए।
पानी में व्हेल जनजाति का सामना करने से गंभीर क्षति होगी। नहीं, उन्हें मौत के लिए तैयार रहना होगा। काले झंडे को सुर्खियों में लाओ। आपातकाल का संकेत देने वाले काले झंडे को फहराने का आदेश देने के बाद ओपिड ने सहायक नेता ग्रीटेल की ओर देखा। ग्रीटेल, सभी सदस्यों को यहाँ ले आओ। समझ गया। ओपिड ने तेजी से आगे बढ़ रहे सभी लोगों की ओर देखा और अपने होठों को काट लिया। स्प्लैश! व्हेल मछलियां तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगीं। बकवास! ओपिड ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। झंडा फहराओ। अधीनस्थ की रिपोर्ट के बाद काला झंडा धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। ओपिड ने अपनी कमर पर तलवार को छुआ। ओपिड एक उच्च श्रेणी का विशेषज्ञ और मध्यम श्रेणी का जादूगर था। वह अपना कवच लेने के लिए आगे बढ़ने वाला था। यह उसी क्षण हुआ। नाविक की आंखें चौड़ी हो गईं। बांग! उनके जहाज के सामने से आ रही तेज आवाज सुनकर ओपिड को पीछे मुड़ना पड़ा। वह क्या था? अचानक समुद्र से एक बवंडर आया। इसकी शुरुआत वहीं से हुई। नेता निम, अचानक समुद्र से बवंडर निकला। अधीनस्थ के ऐसा कहने से पहले ही ओपिड ने जहाजों के बीच से छलांग लगाने के लिए जादू का प्रयोग शुरू कर दिया था। बेटा, यद्यपि केवल एक ही बवंडर हवा में उठा, परंतु पानी में अनेक बड़े और छोटे भंवर थे। शाह! तेज बारिश होने लगी। ओपिड ने अपना सिर उठाया। अंधेरा था। आसमान में तारे नहीं थे। उनकी जादुई रोशनी के बिना तो पूरा अंधेरा हो जाता। वह केवल व्हेल की दहाड़ की आवाज सुन सकता था। ओपिड ने बेड़े को आदेश दिया। हेस द्वीप पर जाओ। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। नाविकों में से एक ने ओपिड पर चिल्लाकर जवाब दिया। लेकिन भंवर, उनसे बचो। व्हेल जनजाति हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो द्वीपों पर चले जाओ। अगर वे द्वीपों पर पहुंच जाते तो वे ठीक से लड़ सकते थे। हालांकि यह एक तूफानी रात थी। तूफान के दौरान समुद्र में व्हेल से मिलना उनकी मौत को पुख्ता कर देता। नेताजी, मैंने सभी सदस्यों को जगा दिया। ओपिड निम, हम सभी जहाजों को हेस द्वीप पर लंगर नहीं डाल पाएंगे। ओपिड ने दूर से ही अपनी ओर आती व्हेल्स की गति का पता लगा लिया और तुरंत आदेश दे दिया। विभाजन करो और जमीन का जो भी टुकड़ा तुम्हें मिल सके वहां जाओ। ग्रीटेल, सदस्यों को अलग अलग जहाजों में बांट दो। प्रथम युद्ध ब्रिगेड के प्रत्येक सदस्य के पास अधीनस्थों का अपना बड़ा समूह था। बांग! वह देख सकता था कि पीछे वाला एक जहाज भंवर में फंस गया है। वह जहाज पर सवार लोगों की चीखें सुन सकता था। क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए? जब उसके अधीनस्थ ने यह प्रश्न पूछा तो ओपिड ने कुछ सुना। वाह! ये व्हेल्स थी। नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। अगर हम किसी द्वीप पर पहुंच जाते हैं तो हम कल तक जीवित रह पाएंगे, भले ही कुछ जहाज खो दें। जैसे ही हम किसी द्वीप पर पहुंचे, तुरंत सेंट्रल से संपर्क करें। चीख! ओपिड ने रेलिंग पकड़ ली। जहाज एक तरफ झुक गया। उच्च श्रेणी के हत्यारे और तलवारबाज ग्रीटेल ने ओपिड के आदेशों का पालन करने के लिए पहले ही चलना शुरू कर दिया था। धत्तेरी की! यह अचानक क्यों हुआ? दूरी पर एक द्वीप का आकार देखकर ओपिड ने रेलिंग को और कसकर पकड़ लिया। उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि वह 15 हेस द्वीपों में से कौन सा था। उद्धरण चिन्ह ... एक और भंवर। ओपिड अब गाली बक रहा था। द्वीपों के बीच में कई भंवर थे। बारिश के कारण उन्हें दूर से देखना मुश्किल था। ऐसा लगता है कि हम सबको अलग होना पड़ेगा। सुरक्षित रूप से उतरने के लिए आपको जो करना है वह करें। भंवरों को इस प्रकार रखा गया था कि एक साथ कई जहाज गुजर न सकें। दर्जनों जहाज अलग अलग हेस द्वीपों की ओर जाने के लिए विभाजित हो गए। बांग! टकरा जाना! ओपिड ने पलटकर देखा। मध्यम आकार के जहाजों में से एक क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे एक हम्पबैक व्हेल दहाड़ती हुई दिखाई दी। जल्दी करो डब्ल्यू, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। नाविक ने अपनी पीठ पर ओपिड की तलवार की नोक महसूस की और चिल्लाया। वे एक बड़े भांवर से बच गए और मुश्किल से हाइस द्वीपों में से एक को देख पाए। जैसे ही जहाज द्वीप पर पहुंचा, ओपिड ने आदेश दे दिया। सभी लोग जल्दी से बाहर निकले और पंक्ति में खड़े हो जाएं। ओपिड के अधीनस्थ जल्दी से जहाज से बाहर निकल आए। ओपिड ने अन्य जहाजों को कई भांवरों से बचते हुए देखा और अपनी नजर द्वीप की ओर घुमाई। यह एक छोटा सा रेतीला क्षेत्र वाला समुद्र तट था। उसे रेत के पीछे एक छोटा सा जंगल दिखाई दिया। ओपिड तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। यह पूर्वी महाद्वीप और पश्चिमी महाद्वीप के बीच स्थित एक द्वीप था। इन द्वीपों पर कोई नहीं रहता था। हालांकि व्हेल जनजाति को देखने के बाद उसका मन अस्त व्यस्त था, फिर भी उसे जल्दी से जंगल का निरीक्षण करके एक अच्छी जगह ढूंढनी थी। व्हेलों के लिए भी भांवरों को पार करना कठिन होगा। ओपिड ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए तेजी से चलना शुरू कर दिया। यही वह क्षण था जब वह जंगल में प्रवेश कर गया।
सरसराहट। ओपिर ने चलना बंद कर दिया। सरसराहट सरसराहट, ये किसी के चलने की आवाज थी। ओपिर आगे की ओर मुंह करके खड़ा था। उसी क्षण उसे एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। टुकड़ा। वह सुनहरी रोशनी एक पेड़ को चीरती हुई आ रही थी। वह सुनहरी रोशनियों के बीच एक व्यक्ति को देख सकता था। यह एक महिला थी जिसके चेहरे पर काले मकड़ी के जाले थे। वह महिला हंस रही थी और उसके चेहरे से और भी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उद्धरण चिन्ह ... एक तलवार मास्टर, ओपिर ने कराहते हुए कहा। उसी समय ब्रिगेड के अन्य विभाजित सदस्यों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ररर। उन्होंने जानवरों की दहाड़ें सुनी और अपने सामने खड़ी पुतलियां वाले लोगों को आते देखा, जो बिल्ली जैसे जानवरों की विशेषता थी। रॉन, जो हेस द्वीप 13 पर था, मैरी से बात करने लगा। मैं हत्यारों से निपट लूंगा। मिस मैरी, आप आराम कर सकती हैं। हाँ दादाजी। रॉन, जिसने सहायक नेता ग्रीटेल को देखा था, अंधेरे में गायब हो गया। केल ने अपनी दोनों बाहें एक दूसरे पर रखकर नीचे देखा और बोलना शुरू किया। ये कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। ऊपर से दृश्य काफी संतोषजनक था। रात अभी शुरू ही हुई थी। स्वे स्वे। केल की हथेली के ऊपर 2 बवंडर गरज रहे थे। केल को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने मुड़कर देखा कि राउन उसकी ओर देख रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। केल के ये कहने के बाद भी राउन उससे तीखी नजर से देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि इससे चिंगारी निकल सकती है। राउन ने बोलना शुरू किया। अभी तुम्हारी भुजाएं कांप रही थीं। प्राचीन शक्ति का बहुत ज्यादा उपयोग मत करो। कमजोर इंसान, तुम्हें कुछ शक्ति प्रशिक्षण की जरूरत है। प्राचीन शक्तियों का शक्ति प्रशिक्षण से क्या संबंध है? केल ने राउन की विचार प्रक्रिया पर सवाल उठाया, इससे पहले कि वह राउन को नजरअंदाज कर दे, ताकि वह उन लोगों को देख सके जो हवा में उसके साथ अदृश्य अवरोध में थे। रोजलिन, चोई हान और गशान। वे तीनों कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि उन्होंने नीचे देखा। केल ने चोई हान की ओर देखा और बोलना शुरू किया। आप क्या कर रहे हो? चोई हान और गशान ने उसके सवाल का जवाब दिया। रोजलिन भी धीरे धीरे केल की ओर मुड़ी। केल की उंगली हिलने लगी। उसकी तर्जनी उंगली नीचे की ओर इशारा कर रही थी। तुम नीचे जाकर लड़ो तो कैसा रहेगा? जादूगर गशान चौंक गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह हेस द्वीप को शून्य दृष्टि से देख रहा था। हाँ, मुझे भी मदद करनी होगी। वह वही था जिसने बाघ जनजाति को इकट्ठा किया था और उन्हें यहाँ लाया था। गशान ने अपने लकड़ी के डंडे को पकड़े हुए हाथ में थोड़ी ताकत लगाई। यह उसी क्षण हुआ। नहीं, केल निम, मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ रहना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कब चोट लगेगी या फिर से खून की खांसी शुरू हो जाएगी। चोई हान ने बोलना जारी रखा। गशान ने अपनी आंखें खोली और अविश्वास भरी नजरों से चोई हान की ओर देखा। वह कमजोर है। गाशान को केल के हाथों में गरजते हुए बवंडर दिखाई दे रहे थे। हेस द्वीपों के बीच समुद्र में गरजते हुए सभी भंवरों को किसने बनाया था? भले ही उसने, रोजलिन और ड्रैगन ने ही तूफान पैदा किया हो, लेकिन वे भंवरें अभी भी खतरनाक थीं। गशान को चोई हान की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। वास्तव में उसने सोचा कि केल इतनी गंभीरता से ऐसी कहानी सुनने के लिए अद्भुत है। केल ने बोलना शुरू किया। मैं भी ऐसा ही हो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार मुझे खून की खांसी आएगी। वह सही कह रहा है, चोई हान। महान और शक्तिशाली राउन मेरू यहाँ है। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, महान और शक्तिशाली राउन भी यहाँ है। चोई हान ने मानव और ड्रैगन के बीच बातचीत पर अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया। गशान के चेहरे पर अभी भी अविश्वास की झलक थी। उसके कंधे पर एक हाथ थपथपा रहा था। ये रोजलिन थी। गशान के उसकी ओर देखते ही रोजलिन ने बोलना शुरू कर दिया। मिस्टर गशान, चलिए। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। गशान चोई हान और रोजलिन का पीछा करते हुए द्वीपों तक गया। गशान को अपने सिर के ऊपर से केल की आवाज सुनाई दे रही थी, इससे पहले कि वे अलग अलग द्वीपों पर जाने के लिए अलग हो जाते। चोई हान, आप द्वीप को नष्ट नहीं कर सकते। गशान सोच रहा था कि केल तरह तरह की अजीब बातें कह रहा है। उस समय चोई हान ने ऊपर देखा और चिल्लाया। हाँ केल निम, मैं सावधान रहूंगा। बूढ़े जादूगर ने अपनी लकड़ी की छड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय रोजलिन और चोई हान से अलग होकर टाइगर जनजाति के साथ हेस द्वीप की ओर चल पड़ा। स्वूश! एक डरावनी आवाज उसके बगल से गुजरी। नीचे जाते समय एक बवंडर उसके पास से गुजरा था। बवंडर जल्द ही समुद्र में जा गिरा। बांग! बवंडर पानी में उतर गया और समुद्र के अंदर उत्पात मचाने लगा। गशान ने अपनी लकड़ी की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। उद्धरण चिन्ह ... हे प्रकृति निम,
कृपया मेरे कांपते हुए हृदय को शांत करो। ओझा ने स्वयं को शांत करने के लिए उस छोटी सी प्रार्थना का सहारा लिया। केल, जिसने जहाजों का रास्ता रोकने के लिए 2 बवंडर भेजे थे, इत्मीनान से देखने लगा। रावण द्वारा बनाए गए अदृश्य कवच की बदौलत बारिश और हवा उस पर असर नहीं कर सकी। यद्यपि अंधेरे के कारण वह सब कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन रावण की वज्रपात की वजह से उसे स्थिति का ठीक ठीक अंदाजा लग गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत खूब, केल ने प्रशंसा से भरी सांस ली। वाह! बड़ी वेलें सतह पर आते ही दहाड़ने लगी। बांग! 3 वेलों के टकराने से एक मध्यम आकार के जहाज का एक हिस्सा टूट गया। केल ने ये सब देखा और सांस रोक ली। दुष्ट, विटिरा और अन्य वेल अपने वेल रूप में जहाजों से टकराते रहे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वे अपने स्वास्थ्य पर विचार किए बिना ऐसा कर रहे थे। वे अपने साथ लाए गए वेलों का उपयोग जहाजों को धमकाने के लिए कर रहे थे और केवल उन जहाजों से टकरा रहे थे जो भंवरों से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उन्हें रणनीतिक रूप से हेस द्वीप की ओर ले जाया जा सके। रावण ने अपने विचार साझा किए, जबकि केल उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि वे डरावने हैं। वेल आपकी बात बहुत अच्छे से सुनती है, इंसान। जाहिरा तौर पर यह केल का आदेश था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वह बिजली की चमक के बीच से टूटे हुए जहाज को देख सकता था। आह! जहाज पर सवार लोग जो बच नहीं सके, समुद्र में गिर गए। वे अंधेरे में शांत नहीं हो सके। सूरज ढलने तक उनकी यात्रा ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक ये सब क्यों हो रहा था? एक सदस्य पानी में छटपटाने लगा और पास में तैर रहे एक लकड़ी के तख्ते की ओर तैरने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि ऐसा करने से वह बच जाएगा। बस थोड़ा और, लगभग हो गया। सदस्य बड़ी मुश्किल से अपनी उंगलियों के पोरों से लकड़ी के तख्ते तक पहुंच पाया। उसने तख्ते को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। यह उसी क्षण हुआ। छप छप, पानी में किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। शाह! बारिश की आवाज भी आ रही थी, लेकिन सदस्य उसे सुन नहीं सके। स्प्लैश! पानी में किसी चीज के हिलने की आवाज और भी स्पष्ट हो गई। नहीं, लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए सदस्य का हाथ कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर उसका शरीर अकड़ने लगा है। अंत में पानी में हिलता हुआ जीवन रूप सामने आया। यह एक दुखी वेल की चीख थी। वेल ने उस संगठन के सदस्य की ओर अपना मुंह खोला जिसने उनके छोटे बच्चों को मार डाला था। आह! सदस्य ठीक से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वह कांप रहा था और वेल के क्रोध का सामना कर रहा था। वेल जनजाति के साथ आए कई वेल टूटे हुए जहाजों की ओर बढ़े। जो लोग जहाज से गिर गए उनके लिए यह नरक जैसा था। हालांकि नरक केवल समुद्र में ही नहीं था। हेस द्वीप समूह के आसपास वेल जनजाति से भी अधिक क्रोधित लोग थे। पागल, टाइगर जनजाति के कमीने यहाँ क्यों हैं? उफ! आम के प्रथम युद्ध ब्रिगेड के सदस्यों में से एक अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। ये द्वीप पत्थरों, पेड़ों और लंबी घास से ढका हुआ था। हाइस द्वीप समूह के सबसे उबड़ खाबड़ इलाके वाले इस द्वीप पर रात में छलांग लगाना टाइगर्स के लिए कोई समस्या नहीं थी। जो अधीनस्थ अपने दल नेता के पीछे चल रहे थे, वे पीछे हटने लगे। ग्रर! जानवर हंसने लगा जब उसने दस्ते के नेता का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। टैप टैप टैप! बाघ कीचड़ भरी जमीन पर हल्के से चल रहे थे। 3 बाघों ने दस्ते के नेता के शरीर को चीर डाला। जिन टाइगर्स ने अपने परिवार और साथी जनजाति के सदस्यों को खो दिया था, उनकी निगाहें अब अपने अधीनस्थों की ओर मुड़ गईं, जो अपने नेता को खोने के बाद दहशत में थे। वेंग! बाघों में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उनमें से एक बाघ आगे बढ़ा। धुआं दिखाई दिया और बाघ जल्द ही एक इंसान में बदल गया। विशाल बाघ जनजाति योद्धा ने अपनी बाहें खोली और बोलना शुरू कर दिया। हे, तुम हमारे लोगों को पकड़ना चाहते हो और हमारी खालें लेना चाहते हो। आर्म्स बैटल ब्रिगेड के अंतर्गत 5 ब्रिगेड थीं। वे अपने अधीनस्थों को लेकर प्रत्येक पहाड़ पर रहने वाले टाइगर्स को खत्म करने के लिए ब्रिगेड में विभाजित हो गए थे। चूंकि ये सभी जहाज एक ही ब्रिगेड का हिस्सा थे, इसलिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए अधिकतम 4 टाइगर्स ही हो सकते थे। टाइगर के मुंह से खून बह रहा था, जिसने स्क्वाड लीडर की बांह फाड़ दी थी। वह गुस्से से आर्म के बाकी सदस्यों पर चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी सारी खालें उतार दूंगा। आह! दस्ते के नेता के साथ 2 अधीनस्थ अपने समूह के बाकी सदस्यों की ओर भागने लगे। टाइगर जनजाति का योद्धा बस शांति से उन्हें भागते हुए देख रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने बोलना शुरू किया, शिकार का समय हो गया है। रात बहुत लंबी हो गई है। वेंग!
टाइगर ने अपनी गर्दन की मांसपेशियों को खींचते हुए मन को विचलित करने वाले उपकरण को अपनी छाती की जेब में सुरक्षित कर लिया। सभी टाइगर्स ने एक मन बाधा उपकरण पकड़ रखा था ताकि आम को ये संदेश भेजने से रोका जा सके कि व्हेल जनजाति और टाइगर जनजाति ने मिलकर एक टीम बना ली है। रोआन और ब्रेक राज्यों ने उन्हें सहायता देने के लिए ये उपकरण भेजे थे। तीनों वयस्क बाघ की अनोखी शांत चाल के साथ अंधेरे में गायब हो गए। उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई। आम के सदस्यों की चीखें सुनकर वे गुस्से से हंसने लगे। दूसरी ओर एक अन्य द्वीप पर कोई व्यक्ति बहुत ही शांति से घूम रहा था। ये हेस द्वीप समूह का सबसे विविध भूभाग वाला द्वीप था। चट्टानें, जंगल, रेत के टीले और दलदल, ये सभी इलाके वाला द्वीप इस समय एक खामोश युद्ध में घिरा हुआ था। उफ! आम का एक सदस्य हल्की कराह के साथ नीचे गिर पड़ा। वह सहायक नेता ग्रीटेल के अधीन हत्यारा विशेषज्ञों में से एक था। वह जांच करने गए 2 लोगों में से दूसरा था। शव को सावधानीपूर्वक जमीन पर लिटाया गया। नौकर रॉन ने चुपचाप लाश को देखा और फिर अपने खंजर से खून को रूमाल से साफ किया। ये रूमाल उसके बेटे बीकरॉक्स ने उसके लिए पैक किया था। उसकी किसी भी हरकत में कोई शोर नहीं था। जो कुछ भी सुना जा सकता था वह प्रकृति की ध्वनि थी। समुद्र तट से टकराती लहरों की आवाज, बारिश की आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज। रॉन मुस्कुराने लगा। उसे एक और तरह की आवाज सुनाई दी। ये किसी मनुष्य के इधर उधर घूमने की आवाज थी। रॉन पूर्वी महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण रखने वाले 3 परिवारों में से एक का उत्तराधिकारी था। लोगों से आ रही शांत आवाजें सुनकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले समूह द्वारा कोई सूचना नहीं भेजे जाने के बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया सबसे नया समूह होना चाहिए। इस तरह रॉन ने सहायक नेता ग्रीटेल के समूह को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। रॉन एक ऐसा व्यक्ति था जो 60 वर्षों से अधिक समय तक एक हत्यारे के रूप में जीवित रहा था। अपने परिवार के लिए बदला लेने के अलावा उनमें अभी भी इन युवाओं को भय की परिभाषा सिखाने की क्षमता थी। शश। हवा में घास की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। रॉन चुपके से कदमों की आवाज की ओर बढ़ गया। एक अन्य द्वीप पर चोरी छिपे की जगह हिंसा का बोलबाला था। ये सबसे समतल भूभाग वाला द्वीप था। बांग द्वीप पर मौजूद कुछ पत्थरों में से एक टूटकर अलग हो गया। धत्तेरी की! ओपेड ने जोर से सांस लेते हुए चिल्लाया। हालांकि उसे आराम करने का एक पल भी नहीं मिला। उसे अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई। बांग! फिर से भूमि पूजन की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ नहीं सका। उसे यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि उसके मातहतों के साथ क्या हुआ होगा। ऐसी पागल कुतिया कहां से आ गई? वह एक पागल कुतिया थी। वह एक बेहद पागल कुतिया थी। हा। पूरे जंगल में हंसी गूंज उठी। यह एक तलवारबाज की आवाज थी जो सुनहरी आभा का इस्तेमाल कर रही थी। वह अपने सामने मौजूद हर चीज को नष्ट करते हुए हंस रही थी। ओपेड आम की पहली बैटल ब्रिगेड का नेता था। आम की दूसरी ब्रिगेडों की तुलना में उसकी पहली ब्रिगेड मजबूत नहीं थी। हालांकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करना जानते थे। यही कारण था कि वे अधिकांश राज्यों के शूरवीरों से अधिक शक्तिशाली थे। यही कारण था कि वे पूर्वी महाद्वीप में टाइगर्स के एक समूह को हराने की रणनीति बनाने में सफल रहे। जब वह पहली बार इस तलवार मास्टर के खिलाफ लड़ने गया था तो उसने अपने मानक तरीकों का इस्तेमाल किया था। उद्धरण चिन्ह ... लानत है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये तलवार मास्टर एक पागल व्यक्ति था। तलवार का स्वामी अब काले मकड़ी के जालों और लाल खून से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे बचाव की कोई परवाह नहीं थी और न ही उसने कोई डर दिखाया। जब उसने खून देखा तो वह और भी हंसने लगी और उनकी ओर दौड़ पड़ी। ओपेड और उसके कुछ अधीनस्थों ने उसे कुछ तीरों से मारने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि डरने के बजाय वह और भी अधिक उग्रता से उनकी ओर बढ़ी थी। वह औरत यहाँ क्यों है? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अब भी इस महिला की पहचान न जान सके। वह आर्म्स फर्स्ट बैटल ब्रिगेड का नेता था। उसे संगठन की गतिविधियों की अच्छी जानकारी थी। नकली पवित्र युवती जिसे संगठन ने फेंक दिया था, ये वही महिला थी। उसे यकीन था कि यह वही महिला थी। ओपेड अपने जहाज की ओर भाग रहा था। वह द्वीप पर छिप नहीं सकता था। उसे समुद्र की ओर भागना था। वह जिस स्थिति से गुजर रहा था उसके आधार पर वह ये नहीं समझ पा रहा था कि दूसरे सदस्य कैसे हैं। तूफान की वजह से बारिश और हवा तेज थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह लोगों की चीखें भी सुन सकता है। वाइंग! उसी समय उसे महिला के मुंह से आती हुई मन विचलित करने वाले यंत्र की आवाज सुनाई दी। मुझे संगठन से संपर्क करना है। संगठन से संपर्क करने के लिए उसे व्यवधान उपकरण की सीमा से दूर जाना पड़ा। ओपेड ने अपनी कमर कस ली और भागना जारी रखा।
उसकी आभा से उसे जो चोट लगी थी उससे खून बह रहा था। यह उसी क्षण हुआ। उसने अपने ठीक पीछे से एक आवाज सुनी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ते हुए जीवित रह सकते हो? हम दुष्ट। ओपिर ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। उसे समुद्र तट बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। उसे बस थोड़ा और आगे जाना था। खून वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या इसीलिए तुम सब मुझे मारना चाहते थे? वह उसे चिढ़ा रही थी। पागल तलवारबाज ओपिर का पीछा करते हुए उसे चिढ़ा रहा था। ओपिर ने अपनी गाली को दबाते हुए भागना जारी रखा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक हिरण केवल शिकारी से दूर भाग सकता है। फिर वह रेतीले समुद्र तट पर पहुंचा। उसने जहाज को समुद्र तट पर खड़ा देखा, लेकिन उसके सामने काले बालों वाला एक आदमी खड़ा था। ओपीर को तलवार मास्टर की आवाज उसकी पीठ से आती हुई सुनाई दे रही थी। आह, क्या बात है! कोई मजा नहीं। 6 ओपिर ने अपनी तलवार निकाली। खनक। हालांकि उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ की तलवार आसानी से काली तलवार मास्टर की आभा से टूट गई थी। उस आभा ने ओपिर की छाती को भी काट दिया। तलवार मास्टर हन्ना ने क्रोधी भाव से चोई हान की ओर देखा। मैं ये काम स्वयं करूंगा। मुझे पता है। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम बहुत ज्यादा पागल मत हो जाओ और द्वीप को नष्ट मत करो। हन्ना ने बिना कोई जवाब दिए पलटकर जंगल में वापस चली गई। उसने पहले नेता को मार डाला था, जैसा कि केल ने आदेश दिया था। अब बाकी को मारने का समय आ गया था। चोई हान ने फिर अपनी नजर समुद्र की ओर घुमाई। छोटी हम्बैक वेल पासेटन ने उसे अपनी पीठ थपथपाई और चोई हान दूसरे द्वीप की ओर जाने के लिए उस पर कूद पड़ा। वह चुपचाप बड़बड़ाने लगा, मैं इससे समझ नहीं सकता। समझते क्या है? चोई हान ने पासेटन के सवाल पर अपने विचार साझा किए। ये वही था जिसके बारे में वह आम के समूह को देखने के बाद सोच रहा था, जो किसी भी राज्य के अच्छे नाइट ब्रिगेड से मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत और बड़ा था, लेकिन उसके पास कोई भी जबरदस्त ताकत नहीं थी। वे मजबूत लोगों को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वेल जनजाति, टाइगर जनजाति और नकली पवित्र युवती और तलवार मास्टर हन्ना। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया के सभी ताकतवर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। चोई हान ने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें गुप्त संगठन ने अपने संगठन में शामिल करने के बजाय मारने की कोशिश की और उनकी विचार प्रक्रिया को समझ नहीं पाया। पासेटन ने चोई हान के प्रश्न का उत्तर दिया, शायद इसलिए क्योंकि अगर वे सबसे ताकतवर हैं तो शासन करना आसान है। वैसे भी अगर आपको पता भी चल जाए कि वे क्या सोच रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा? चोई हान ने पासेटन की टिप्पणी पर अपना सिर हिलाया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि कारण मायने नहीं रखते। ये सच था, यह उसकी समस्या नहीं थी। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि गुप्त संगठन का नेता कौन था और न ही उनके विचार क्या थे। उसे बस उन्हें नष्ट करना था ताकि वे जो कर रहे थे उसे जारी न रख सकें। यही उनकी भूमिका थी। पासेटन, चलो कमजोर टाइगर्स वाले द्वीप की ओर चले। वे भंवरों से बचते हुए उस ओर बढ़ गए जहां चोई हान को जाना था। उस समय केल को वज्रपात से मिलने वाली रोशनी के जरिए युद्ध के मैदान की सिर्फ झलक ही दिखाई दे रही थी। वह बहते हुए खून को नहीं देख पा रहा था। हालांकि राउंड, जो सब कुछ देख सकता था, बीच बीच में केल की ओर झांक रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जो कुछ हो रहा था उसे देखने के बाद कमजोर इंसान को दोबारा सोचना पड़े। राउंड, क्या हुआ यार? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वह किस बारे में बात कर रहा है? केल ने उलझन में राउंड की ओर देखा। राउंड ने उसकी नजरें चुरा ली, लेकिन वह केल की आवाज सुन सकता था। तुम अपने साथ मृत मैना बम लाए हो, है ना? उद्धरण चिन्ह ... मैं इसे इसलिए लाया क्योंकि आपने मुझसे कहा था। यह क्या है? राउंड ने उत्सुकता से केल की ओर देखा। केल चेहरे पर मुस्कान लिए बोल रहा था, मैं सबसे अधिक नष्ट हो चुके द्वीप पर कुछ सबूत छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं। मृत मन बम का सबूत? केल ने नीचे समुद्र की ओर देखा। उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। भले ही टाइगर जनजाति और हमारे कुछ लोगों के पास मन अशांति उपकरण है, दादाजी रॉन के पास एक भी नहीं है। हाँ, रॉन के पास तो नहीं है, लेकिन वैसे भी वेल जनजाति को देखने के बाद उनके कुछ जादूगरों ने आपातकालीन संचार भेजा होगा। पिछले 5 दिनों से आम का निरीक्षण करते समय कैल के पक्ष का ध्यान समूह में जादूगरों के अस्तित्व पर था। उन्होंने जादूगरों की संख्या की गहन जांच करने के लिए कौवे और समुद्री जीवों को भेजा। राउंड ने अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। तो क्या गुप्त संगठन यहाँ जांच करने नहीं आएगा? तुम सही हो, वे ऐसा करेंगे। केल ने राउंड की जिज्ञासा का समाधान किया। वे क्या सोचेंगे जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के धुंधले निशान देखेंगे जो साम्राज्य के मृत मैना बम के अवशेषों को मिटाने की कोशिश कर रहा है? राउंड हंसने लगा। हे,
ये तो मजेदार लगता है, इंसान। रावण का जवाब सुनने के बाद केल सोचने लगा, कितना डरावना ड्रैगन है। हालांकि उसके विचारों के विपरीत केल भी मुस्कुरा रहा था। एक लेखक प्रथम युद्ध ब्रिगेड और उसके अधीन के दस्तों दोनों के लिए स्क्वाड शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए मैं 20 के समूह के लिए ब्रिगेड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और प्रत्येक सदस्य के अधीन अधीनस्थों के लिए स्क्वाड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भोर निकट आ रही थी। अब तूफान थम चुका था और समुद्र शांत था। केल ने आसमान की ओर देखा, जो अब बड़े बारिश के बादल से ढका नहीं था, जिसने हेस द्वीप के आधे हिस्से को ढक रखा था, और फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके दिमाग में एक ही विचार था, उद्धरण ... डरावने कमीने। केल डर गया। सब कुछ नष्ट हो गया। द्वीपों पर पहुंचे जहाजों के अलावा सभी जहाज भंवरों और वेलों के पहुंचने के बाद टुकड़ों में तैर रहे थे। वह लाशों को काले बिंदुओं की तरह तैरते हुए भी देख सकता था। मानव, क्या तुम हैरान हो? केल ने काले ड्रैगन राउंड की ओर देखा। मानव, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है? हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। राउंड ने अपना सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। कभी कभी एक पक्ष को मरना पड़ता है या बुरी तरह घायल होना पड़ता है ताकि दूसरा पक्ष जीवित रहे। आने वाली अराजकता से बचने के लिए आपको दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। गोल्डी दादाजी ने कहा कि आपसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। राउंड, हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम कितने बदकिस्मत हो, इसलिए बस मुझ पर भरोसा करो, महान और शक्तिशाली राउंड। चलो नीचे चलें। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। केल ने राउंड की टिप्पणियों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, और वह हेस द्वीप की ओर चल पड़ा। ये युद्ध सूर्य के अस्त होने से लेकर सूर्य के उदय होने से ठीक पहले तक जारी रहा। रात भर चली इस लड़ाई में, जैसी की उम्मीद थी, केल की जीत हुई। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वे हार नहीं सकते थे। वेल जनजाति, टाइगर जनजाति और केल का समूह। कौन उम्मीद करेगा कि ये सभी ताकतवर ताकतें एक आम दुश्मन से लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठा होंगी? नल, केल के पैर रेत पर पड़े। हेस द्वीप 6। ये वही द्वीप था जिस पर तलवार मास्टर हन्ना कल रात लड़ रही थी। कितनी गड़बड़ है। केल की नजर तिरछी दिशा में गई और उसने हन्ना को जमीन पर बेपरवाही से बैठे देखा। उसकी खून से सनी हुई तलवार रेत में धंसी हुई थी। हन्ना ने अपना सिर उठाया और ऐसे बोलना शुरू किया जैसे वह केल को जवाब दे रही हो। क्या ये देखने में बहुत अच्छा नहीं है? वह खून से लथपथ थी। केल को ये देखकर घृणा हुई कि हन्ना के सुनहरे बाल और काले निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वह पूरी तरह से खून में भीग चुकी थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने खुद को किसी और के खून से लथपथ कर लिया था। केल ने एक औषधि निकाली और उसे हन्ना की ओर फेंक दिया। अपनी हालत देखने के बाद इसका आनंद लेना। संत निम तुम्हें इस तरह देखकर बेहोश हो जाएगा। हन्ना ने औषधि पकड़ी और फिर हंसने लगी। केल ने हन्ना से नजरें हटा ली, जो दुश्मनों की तलवारों और तीरों से लगी चोटों से खून बहने के बावजूद हंस रही थी। वह सचमुच पागल है। इन दोनों जुड़वां बच्चों में कुछ गड़बड़ थी। केल लगातार दूसरी ओर देखता रहा तथा उगते हुए सूर्य के साथ साथ अपने समूह के अन्य सदस्यों को धीरे धीरे हेस द्वीप 6 की ओर बढ़ते हुए देखता रहा। अरे केल हैनिट्यूस, क्या? केल ने बिना पीछे देखे हन्ना को जवाब दिया। वह शांत लेकिन पागल आवाज में बोलती रही। ये पर्याप्त रक्त नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है। अब तो मुझे भी पता चल गया है कि तुम खून के लिए पागल हो। यही कारण था कि वह भी उससे कुछ चाहता था। युवा मास्टर केल। वितिरा जल्दी से किनारे की ओर भागा। उसने वितिरा की चीख के साथ एक शांत आवाज भी सुनी। उद्धरण चिन्ह ... अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद। केल ने अपने सारे वादे पूरे किए थे। उसने उसे जिंदा रखा और उसे बदला लेने का मौका दिया, जैसा उसने कहा था। हन्ना ने केल की तरफ देखा, जो विटिरा की तरफ जाते समय उसकी बातें न सुनने का नाटक कर रहा था, और उसने पोषण का ढक्कन खोल दिया। केल और विटिरा जल्द ही एक दूसरे के सामने थे। युवा मास्टर केल, समुद्र में कोई जीवित मनुष्य नहीं है। विटिरा की यह बात सुनकर कि उन्होंने सभी को मार डाला, केल ने बस अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यह गंभीर भाव खुश होने से ज्यादा केल जैसा था, और उसने बोलना जारी रखा। सबसे पहले हमने फर्स्ट बैटल ब्रिगेड के सभी सदस्यों का ख्याल रखा। हम वर्तमान में उन कुछ अधीनस्थों की तलाश कर रहे हैं जो चट्टानों, गुफाओं या अन्य यादृच्छिक स्थानों की दरारों में छिपे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम दोपहर के भोजन के समय तक उन सभी का ख्याल रख पाएंगे। वह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक होने के कारण ये युद्ध कठिन था। हम सभी शवों और टूटे हुए जहाजों का ध्यान रखेंगे। केल, जो चुपचाप सुन रहा था, बोलने लगा। उन जहाजों का क्या होगा जो अभी भी सुरक्षित हैं? इससे
विटिरा की नज़र हेस द्वीप 6 पर खड़े जहाज की ओर पड़ी। प्रत्येक द्वीप पर कुछ जहाज भी अच्छी स्थिति में थे। मुझे नहीं पता हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। हमें वास्तव में उनकी जरूरत नहीं है, तो क्या हमें उन्हें दूसरे राज्य को दे देना चाहिए? वितिरा, जिसने जानबूझकर अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, केल की आवाज सुन सकती थी। क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? माफ करें, केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। मैं बाकी जहाजों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या इसकी इजाजत नहीं है? वितिरा ने सोचा कि भंवर बनाने के लिए केल ने कितनी मेहनत की होगी। उसे लगा कि जब वह केल को देख रही होगी तो उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही होगी। नहीं, ये ठीक है। हमें जहाजों की कोई जरूरत नहीं है और हम उन्हें किसी दूसरे राज्य को देने के बजाय तुम्हें देना चाहेंगे। महान। केल ने स्वयं को मुस्कुराने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की। गोल्डन टर्टल शिप के साथ उपयोग करने के लिए जिन जहाजों की उसे आवश्यकता थी, वे एक बंडल के रूप में उसके पास आ गए थे। गुप्त संगठन के जहाजों के साथ उत्तरी गठबंधन के जहाजों का स्वागत करना एक शानदार दृश्य होगा। केल अपने मन में राउन की आवाज सुन सकता था। राउन केल के मन में बोल रहा था, भले ही वह अदृश्य न हो। मानव, बढ़िया काम, हमें कुछ जहाज मुफ्त में मिल गए। राउन निश्चित रूप से अधिक चतुर हो रहा था। केल ने ड्रैगन के सिर को सहलाया जो चमकती आंखों से उसे देख रहा था। फिर उसने रोजलिन, मैरी और रॉन की ओर देखा और बोलना शुरू किया। ये कैसा था? मैंने चुपचाप सब कुछ संभाल लिया। अच्छा काम। रॉन के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी और वह चुपचाप वहां से चला गया। केल ने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि चोई हान भी आ गया है। कांव कांव, वह कौवे की कांव कांव की आवाज सुन सकता था। उसी समय जंगली जानवरों की दहाड़ शांत सागर और द्वीप में गूंजने लगी। यह उन बाघों की दहाड़ थी जिन्होंने अपने परिवार और जनजाति के सदस्यों को खो दिया था। उनकी दहाड़ में खुशी, दुख और गुस्सा दोनों था। केल ने उस कौवे की ओर देखा जिसे गशान ने ये संकेत देने के लिए भेजा था कि उनका काम खत्म हो गया है और उसने बोलना शुरू कर दिया। चलो हेस द्वीप 9 पर चलते हैं। हेस द्वीप 9, ये वह स्थान था जहां सभी लोग एकत्रित होने के लिए सहमत हुए थे। केल ने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। जब वे हेस द्वीप 9 पर पहुंचे तो केल को अपनी गलती का एहसास हुआ। गाशान को केंद्र में रखकर 20 टाइगर्स, जैसे ही केल हेस द्वीप 9 पर पहुंचे, वे उनकी ओर श्रद्धा से देखने लगे। पुरुष, महिला, युवा और वृद्ध। ये बाघ, जो बहुत बड़े थे, चाहे वे युवा थे या बूढ़े, सभी उस पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे जो केवल बाघों के पास ही हो सकती है। गशान आंखें बंद किए उसके पास आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दुर्भाग्य से बहुत छोटे और बुरे लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग खून से लथपथ थे। वे सभी अपने दुश्मनों के खून से लथपथ थे। गशान ने सावधानी से केल से बात करना शुरू किया। युवा मास्टर निम, नहीं, अंधकार का जंगल कोई विकल्प नहीं था। केल ने तुरंत ही इसे समीकरण से बाहर कर दिया। नहीं, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता था। केल ने गशान की ओर संदेह भरी निगाह से देखा। जादूगर ने धीरे से बोलना जारी रखा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई दादा अपनी बूढ़ी और कोमल आवाज में बच्चों की किताब पढ़ रहा हो। एकमात्र समस्या ये थी कि वह खून से लथपथ मुंह से बोल रहा था। आपकी योग्यताओं की बदौलत हम उचित बदला लेने में सक्षम थे। हम लंबे समय में पहली बार ठीक से शिकार करने में सक्षम थे। युवा बाघों में से एक, जो अभी तक अपने पूर्ण आकार तक नहीं पहुंचा था, ने चमकती आंखों से उसे धन्यवाद दिया। युवा मास्टर निम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गशान ने अपना सिर बच्चे की ओर झुकाया और चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ बोलना जारी रखा। मुझे उन्हें पश्चिमी महाद्वीप में ले जाने की जरूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम पूर्वी महाद्वीप में रहे तो आम से टकराते रहेंगे। ये बहुत अच्छा होगा अगर वहां जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी हो जहां हम इन बच्चों के बड़े होने तक रह सकें। हमने अभी भी पर्याप्त बदला नहीं लिया है। केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। गशान ने बोलना जारी रखा। हम मकान मालिक को देने के लिए कुछ चढ़ावा भी लाए हैं। प्रसाद। केल ने गशान की ओर देखा। गशान ने धीरे से अपनी जेब से एक गहना निकाला। टाइगर जनजाति एक चतुर जनजाति है। प्रत्येक परिवार अपने पहाड़ों को छोड़ते समय अपनी औषधीय जड़ी बूटियां और कीमती सामान इकट्ठा करता था। केल के होठों के कोने नीचे जाने से पहले थोड़ा ऊपर चले गए। आहम हेम। केल ने कुछ नकली खांसी निकाली। युवा टाइगर चिल्लाने लगा, मैं भी कुछ सामान लाया हूं। युवा टाइगर ने अपनी चौड़ी आस्तीन से एक छोटी बोतल निकाली। ये 200 साल पुराने सांप के शल्क हैं जो हमारी गुफा में थे। मैंने सुना है कि ये बहुत मजबूत तीर बन सकते हैं। उद्धरण ... टाइगर जनजाति एक बहुत ही सभ्य जनजाति प्रतीत होती है।
केल ने चुपचाप टाइगर जनजाति के बारे में अपनी धारणा को सुधार लिया। राउन ने अपने मन में बोलना शुरू कर दिया, मानव वे अच्छे लगते हैं। सही। केल ने सोचा कि अगर वह टाइगर जनजाति को अंधेरे के जंगल में ले जाएगा तो गुप्त संगठन के साथ उसके और भी ज्यादा जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि उसी समय उसके मन में एक और विचार आया, चीजों से बचने की वजह से मैं इन मुद्दों से कब दूर रहा। अब केल गुप्त संगठन से बच नहीं सकता था क्योंकि वह 4 राज्यों और वेल्स के बीच बैठक में शामिल था। केल ने गशान की ओर देखा और जब शमन ने बोलना शुरू किया तो उसकी बंद आंखों पर ध्यान केंद्रित किया। मेरी एक शर्त है। यह उसी क्षण हुआ। केल झेप गया। इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? गशान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी सफेद आंखें बहुत चौड़ी हो गई थीं जब उसने लकड़ी के डंडे से अपना हाथ हवा में उठाना शुरू किया। उसका बड़ा शरीर कांप रहा था। उद्धरण ... ये डरावना है। केल ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। यह उसी क्षण हुआ। अब प्रकृति मुझसे बात कर रही है, गशान ने चिल्लाते हुए कहा। वह लगातार कांप रहा था। केल को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि गशान के अगले शब्दों ने केल को अपने विचार ठीक करने पर मजबूर कर दिया। अब प्रकृति मुझे बता रही है कि हमारे टाइगर जनजाति को अगले वसंत में ठंडी तलवारों से लड़ना होगा। बहुत खूब। केल आश्चर्यचकित था। ऐसा अलौकिक जादूगर कैसे हो सकता है? उसे ठंड लगने लगी। उसे कैसे पता चला कि मैं टाइगर जनजाति को उत्तरी गठबंधन के शूरवीरों के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहा था? कैल ने गशान को देखा जो शांत होने लगा था। जब कैल शांत हुआ तो गशान की सफेद आंखें उस पर टिकी थीं। कैल ने बोलना शुरू किया, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो वह भविष्य सच हो जाएगा। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? गशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसे दूसरों से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारा टाइगर समुदाय पिछले कुछ सालों से बहुत शांत तरीके से रह रहा है। अगर हमें अपना बदला लेना है तो हम खुशी खुशी जंगली जानवरों की तरह घूमेंगे। केल ने अपना सिर हिलाया। तो फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। केल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जादूगर ने उसे हिलाया। अंधकार का जंगल बहुत विस्तृत था। वहां 20 टाइगर्स के लिए पर्याप्त जगह थी। वो अद्भुत है। वितेरा के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान है जब उसने बोलना शुरू किया। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि केल अब तक टाइगर जनजाति को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि टाइगर जनजाति को उत्तरी गठबंधन के खिलाफ लड़ना पड़े। ऐसा नहीं था कि केल के पास पैसे नहीं थे। वह टाइगर की औषधीय जड़ी बूटियों और प्रसाद से मोहित नहीं हुआ। वितेरा ने सुना था कि केल एक अमीर परिवार का बेटा है। वह उनके प्रसाद के लिए लालची नहीं था। यदि वह लालची व्यक्ति होता तो उसे अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति, स्वयं को दूसरों की मदद करने के लिए बिना बदले में कुछ प्राप्त किए दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वितेरा ने बोलना शुरू किया, हम टाइगर जनजाति और जहाजों को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करेंगे। ये कैल को मदद के लिए धन्यवाद देने का उसका तरीका था, बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना। कैल ने स्वाभाविक रूप से उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। अग्रिम में धन्यवाद। बिल्कुल, हमें समुद्री मार्ग के मुद्दे पर भी चर्चा करनी होगी। पूर्वी महाद्वीप का समुद्री मार्ग। कैल के पास उत्तर की ओर जाने वाले इस मार्ग का अधिकार था जिस पर वेल का नियंत्रण था। कैल ने उस मुद्दे पर जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। मानव। राउन ने वीडियो संचार उपकरण को अपने स्थानिक आयाम से बाहर निकाला और केल के पास पहुंचा। वीडियो संचार उपकरण कॉल से लाल चमक रहा था। राउन ने केल से बात करना जारी रखा जिसके कारण केल की भौहें तनने लगीं। यह युवराज है। लाल का मतलब है कि यह युवराज है। यह अल्बेरू ही था जो बुला रहा था। क्या मुझे कॉल कनेक्ट करना चाहिए? राउन के प्रश्न पर केल ने आह भरी और बोलना शुरू किया, चलो उसे लकड़ी की इमारत के अंदर से जोड़ते हैं। वितेरा, गशान, चलो बाद में अन्य मुद्दों पर बात करते हैं। जरूर, कृपया पहले युवराज को जवाब दें। वितेरा ने जवाब दिया और गशान ने अपना सिर हिलाया। दोनों नेताओं के जवाब मिलने के बाद केल तुरंत लकड़ी की इमारत में चले गए और राउन से कॉल कनेक्ट करने के लिए कहा। इसके बाद वह वीडियो संचार उपकरण के सामने एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। यद्यपि यह उसके सामान्यतः नर्म सोफे की तुलना में कठोर था, फिर भी केल को इसकी परवाह नहीं थी। अल्बेरू क्रॉसमैन, वह व्यक्ति जिसने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा था, अचानक उसे बुला रहा था। उसे इस बात का बुरा एहसास हुआ। जब कैल का चेहरा डिवाइस के ऊपर दिखाई दिया तो उसने अल्बेरू का अभिवादन किया। अल्बेरू ने कैल के दुखी भाव को नजरअंदाज किया और बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना किसी झटके के सीधा प्रहार किया।
आप शाही राजकुमार का चेहरा नहीं जानते, है ना? शाही राजकुमार मोगोरू साम्राज्य का भावी राजा था। केल के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। केल ने यथासंभव सर्वोत्तम उत्तर देने का प्रयास किया। मुझे वो सब पता है जो मुझे जानना चाहिए, जैसे उसकी आंखों और बालों का रंग। मम्मा, मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे देखूंगा तो पहचान लूंगा। जो भी हो, असल में आप कह रहे हैं कि आपने उसे पहले कभी नहीं देखा है। अलबरू ने कैले से बात करना जारी रखा, जो उससे आंख मिलाने से बच रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह जानता है कि कैले क्या सोच रहा है। मैंने सुना है कि अगर आप अपने दुश्मनों और खुद को जानते हैं तो आपकी जीत पक्की है। वहां जाओ, केल ने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। महाराज, शायद मेरे कान खराब हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ अजीब सुना है। वहां जाऊं? साम्राज्य में? मैं क्यों जाऊं? केल को ये समझ में नहीं आया कि अलबरू, जो उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था, ऐसा कुछ क्यों कह रहा है। मैंने गलत कहा। मुझे इसे ठीक करने दो। अलबरू ने अपना हाथ इस तरह उठाया जैसे वह स्वीकार कर रहा हो कि वह गलत था। मैं अपनी बात फिर से कहना चाहूंगा। जैसे ही अलबेरू ने फिर से बोलना शुरू किया, एक और भी बड़ा सीधा शॉट कैले पर लगा। मेरे साथ साम्राज्य पर चलो। उसके साथ साम्राज्य में जाओ। कुछ बड़ा करना। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या करने के लिए? कुछ बड़ा करने के लिए। केल को आखिरकार अलबेरू के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। केल की भौहें तुरंत गायब हो गईं। केल लकड़ी की कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोलना शुरू कर दिया। मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है।